हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करके आज दोबारा से अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा जो बिगनिंग का है। मुझे वैसा लगता है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तो पता लगी गई होगी। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के पीछे हमने रीज़न कर दिया कि वहाँ पॉइंट चार्जेस होते हैं और उन पॉइंट चार्जेस की वजह से मेटल होती तो अट्रैक्टिव फोर्स है, बट वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन मेनली द repulsive force between the electron of the metal and the electron of the ligand who is donating the electron to the metal through coordinate bond। और हमने कहा कि भाई अगर ऐसा हुआ तो वो जो d5 ऑर्बिटल डीजनरेट होते हैं मेटल में, वो लिगेंड के आने पर पहले वो डीस्टेबलाइजेशन होती है बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्सेस, और फिर उन पांचों की डीजनरेसी ऐसे टूट जाती है कि जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, कौन, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और जो नॉन एक्सियल हैं डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, उनकी एनर्जी घट जाती है। एंड दिस डिफरेंस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो ये गैप है, this depends upon the strength of the ligand, am I right? And the strength of ligand is decided by the spectrochemical series, am I right? अगर ये ligand strong होता है तो ये CFSC जो गैप है ये बहुत हाई हो जाता है, जिस वजह से लो स्पिन कम्प्लेक्सेस बनते हैं, और अगर ये ligand वीक होता है तो हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस बनते हैं। अगर हम ऑक्टाहेड्रल के कंपैरेटिवली टेट्राहेड्रल देखें तो टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल के ऑपोजिट होती है, जिसमें कि जो एक्सियल है उनकी एनर्जी घट जाती है और जो नॉन एक्सियल है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। बट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है कोई सिमेट्रिक ज्योमेट्री नहीं होती है, इसलिए वहां पर डायरेक्टली जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है उतनी ज्यादा नहीं है जितनी ज्यादा के किसी सिमेट्रिक ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल में होती है। और इसी वजह से जब हमारे पास T2Z6 के बाद की कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है, सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है, जैसे कि D, T2Z3 सिमेट्रिक है, T2Z3 सिमेट्रिक है, T2Z6 सिमेट्रिक है, T2Z6 सिमेट्रिक है, T2Z6 सिमेट्रिक है। इन सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन में उस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की सिमेट्री बनी रहती है, बट जो अनसिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है जैसे D1 हो गया, D2 हो गया, D4 हो गया, D4 अलग अलग होगा ना, लो स्पिन हाई स्पिन में हो गया, D7 हो गया, D9 हो गया। इन कॉन्फ़िगरेशन में ये जो जिसको हम कहते हैं ना Z एक्सिस, इसकी बॉन्ड लेंथ घट या बढ़ जाती है, am I right? मतलब ये Z जो है, इस Z को कहते हैं Z इन Z आउट, मतलब ये बॉन्ड जो परपेंडिकुलर बॉन्ड है ऊपर से, ये जो परपेंडिकुलर बॉन्ड है Z के अलोंग है, ये या तो लंबा हो जाता है या छोटा हो जाता है। लंबा या छोटा कब होता है? सिर्फ उन केसेस में जहां कॉन्फ़िगरेशन अनसिमेट्रिक है। कौन कौन? 1 2 4 7 9, उसको कहते हैं जॉन टेलर इफेक्ट। वो क्या है मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगा, उसमें उसकी पूरी डिटेल
क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ था। आज हम इन्हीं को ही करने वाले हैं। इसका मतलब हुआ, हमने कहा कि वो जो स्ट्रांग लिगेंड होगा भाई, उसको हम कहेंगे कि वो हाइपर लाइगेटेड कॉम्प्लेक्स है। वो जो वीक लिगेंड है वो हाइपोलाइगेटेड है। हमने कहा कि जो हाइपोलाइगेटेड है दे आर मेनली आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, दे आर मेनली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। जो हाइपर लाइगेटेड है, जहां लिगेंड स्ट्रांग है, दे आर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, दे आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो inner orbital complexes are those where n-1d will be occupied, and outer orbital complexes are those where nd will be occupied. जहां तक हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा, आपने भी निकाली हाइब्रिडाइजेशन टेट्रा अमीन कॉपर टू आयन की, और कह दिया कि कॉम्प्लेक्स बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से टेट्राहेड्रल आ रहा है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही थी, sp3, बट एक्चुअली दैट वाज स्क्वायर प्लेनर। एम आई राइट? तो जिसको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं समझा सकी, और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये कहा that it means the hybridization is a dsp2 and by any reason that electron is being shifted into the higher energy p. समझ में आ गई बात? जिसके लिए मैंने आपको एक साइंटिस्ट का नाम लिया था, ह्यूगिन, HUGGIN, who opposed this one, जिसने कहा कि अगर वो इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, इसका मतलब उसको लूज करना आसान हो जाना चाहिए। इसका मतलब Cu2 पॉजिटिव को Cu3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट हमारे पास Cu3 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस नहीं होते हैं, जो साफ इंडिकेट करता है कि वो इलेक्ट्रॉन उधर से एक्साइट होके आगे नहीं गया। इसलिए सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि टेट्रामीन कॉपर 2 आयन ऑक्युपाई ND, not n-1d. This was proposed by Huygens that the hybridization should not be dsp2. In your books it's written dsp2. This was modified by Huygens. The hybridization, let it be square planar, but the hybridization cannot be dsp2. It means the hybridization is sp2d. But again, why 1p is not being occupied, there is no reason for that. So it means in square planar geometry of tetraamine copper 2 ion, the hybridization is sp2d and not dsp2. You note it down carefully. Tetraamine copper 2 ion, according to बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती थी? BBT ने कहा it should be sp3, am I right? And hence should be tetrahedral, yes, no? But was objected, or actually it was found square planar. Actually क्या सा है? स्क्वायर प्लेनर। इसलिए बीबीटी ने कहा सो मे हैव क्या DSP2 hybridization. Am I right? Objected by Huygens. That this cannot be DSP2, but it should be sp2d. क्योंकि ह्यूगिन ने कहा कि अगर ये sp2d है, he said that the conversion of, किसकी conversion?
Cu2 positive, Cu3 positive, is not possible, so DsP2 cannot be. Am I right? It means it is sp2d, so which d is being occupied? Nd is being occupied, not n minus 1d. अब अगर हम ये कहें कि टेट्राहेड्रल complexes, they are always high spin complexes, and CFSC of tetrahedral is 4/9 times the CFSC for octahedral. So let us calculate CFSC for few complexes. और उसके CFSC कैलकुलेशन के लिए हमें ये बात रखनी होगी ध्यान में कि जो T2Z है, थोड़ी सी मैं ये बात भी कर लूं कि यहां E नहीं है, जैसा कि यहां EZ लिखते हैं, यहां E है, सिर्फ G नहीं है. इसके लिए मैंने कह दिया कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कोई सिमेट्रिक नहीं है. G is used for the one who possess a definite symmetry. Am I right? Hence, in tetrahedral complex, you cannot use EZ and T2Z. आप यहां EZ नहीं लिख सकते, आप यहां T2Z नहीं लिख सकते, इसलिए आप यहां सिर्फ E लिखते हो और T2 लिखते हो. T2 हम बोल चुके हैं कि वो ट्रिपली डिजनरेट है, और E जो है वो डबली डिजनरेट है, मतलब 2 डिजनरेट ऑर्बिटल्स. अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करते हो तो CFSC हाई होती है, इसलिए पेयर करने के लिए एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं होती. पेयरिंग एनर्जी इज लो. जहां कॉम्प्लेक्स या लिगेंड जो है वो वीक है, वहां पर पेयरिंग करने के लिए आपको हाई एनर्जी लगानी पड़ेगी. इसलिए जहां वीक लिगेंड है, पेयरिंग एनर्जी इज मोर देन CFSC. अब आइए कैलकुलेशन की तरफ. तो हमने कहा कि अगर ये d ऑर्बिटल किसी मेटल के d ऑर्बिटल हैं जो डीजनरेट हैं, अगर आप उस मेटल की तरफ देखें कि लिगेंड अप्रोच कर रहा है, तो लिगेंड के आने से उसके 5 ऑर्बिटल की डीजनरेसी टूट जाती है, और टूटने के बाद एक जहां T2Z बनता है तो 2 ऑर्बिटल EG बन जाते हैं. Am I right? और इसी तरह से ये भी T2Z है और ये है EG. अगर मैं ध्यान से देखूं तो सामने दोनों कॉम्प्लेक्स, उनका CFSC ऑलमोस्ट सेम है. मतलब अगर देखें तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स हमें कैसे लग रहे हैं कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स से स्ट्रॉन्ग लिगेंड हैं, या ये कहूं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड केस या स्ट्रॉन्ग लिगेंड. स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो CFSC हाई होगी. CFSC हाई होगी तो फिर पेयरिंग एनर्जी लो होगी. यस नो? सो CFSC इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी. एम आई राइट? सो अगर पेयरिंग एनर्जी कम है, इसका मतलब वहां पेयरिंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा है. इसका मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्सेस के चांसेस हैं कि वो कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो कैसे होंगे? वो कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो लो स्पिन होंगे. यस नो? वो कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो इनर ऑर्बिटल होंगे. यस नो? वो कॉम्प्लेक्सेस जो होंगे वो हाइपर लाइगेटेड कॉम्प्लेक्सेस होंगे. वो जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे उनका n-1d ऑक्युपाई होगा. n-1d will be occupied,
It means their Bohr magneton will be low. Yes, no? सोच लो सर, अगर पेयरिंग हो रही है तो क्या होगा? लो स्पिन अंदर वाला किया ना ऑक्युपाई, इनर ऑर्बिटल है, हाइपर लाइगेटेड है, एम आई राइट? हाइपर लाइगेटेड है तो स्पिन कैसा हुआ? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है. यस और नो? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो लो स्पिन है, हमने ये कह दिया. ये कॉम्प्लेक्सेस लो स्पिन होंगे, ये कॉम्प्लेक्सेस इनर ऑर्बिटल होंगे, ये कॉम्प्लेक्सेस हाइपर लाइगेटेड होंगे. इन कॉम्प्लेक्सेस में डी कौन सा होगा? हाँ भाई समझ में आ गया, n-1 डी ऑक्युपाई होगा. और ये कॉम्प्लेक्सेस मेनली डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस होंगे. बोलिए, मेनली ये कैसे कॉम्प्लेक्सेस होंगे? डायमैग्नेटिक. और इनका बोहर मैग्नेटॉन भाई, लो वैल्यू ऑफ बोहर मैग्नेटॉन. लो वैल्यू ऑफ बोहर मैग्नेटॉन हमने लिख दिया दैट दे विल हैव लो म्यू बी. वो किसके बराबर होता है? दिस बोहर मैग्नेटॉन is equal to root of n into n plus 2, because n by 2 is s, so this is equal to 4s into s plus 1 अंडर द रूट. तो अगर स्पिन लो है तो बोहर मैग्नेटॉन भी लो है. यस और नो? जब हमने ये सारी बातें कर दी तो दोनों कॉम्प्लेक्स में सारी चीजें सेम है. इसका मतलब डिपेंड करेगा कि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसके डी की, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी सीएफएससी क्या होनी चाहिए. इसका मतलब इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस की ये प्रॉपर्टीज होंगी. अब जरा ध्यान से देखें, अगर मैं कहता हूं which of the two complexes you find more stable? One is cobalt 2 positive and one is cobalt 3 positive. Cobalt 2 positive and cobalt 3 positive. Yes. अगर आप कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट इज 27 is 3d7 4s2. So this is 3d7 before the ligand. और उसने लूज कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब कौन से चले गए? एस वाले चले गए. तो एस में कुछ नहीं है भाई. और डी में कितने हैं? 7 है. तो ये बताओ कि उसकी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? हम क्या लगाएंगे? हर्ट्ज रूल. हर्ट्ज रूल ने कहा जो डी जनरेट है भाई उन सबको ऐसे भरो कि पहले सब में एक एक आए. क्या ये डीजनरेट है? नहीं, इसकी डीजनरेसी तो टूट गई. इसका मतलब हुआ जब हमने डीजनरेसी लेवल देखा तो वो 3 ही था T2Z का. इसलिए हमने कह दिया द कॉन्फ़िगरेशन इज T2Z6. और अब आया एक और, वो है EZ1. Am I right?
अब हमने CFSC जब कैलकुलेशन करनी है तो एक बात करनी है कि भाई देखिए ये जो T2Z होते हैं दे आर ऑफ लो एनर्जी एंड देयर एनर्जी इज लो बाय 0.4 डेल्टा ओ. यस और नो? तो हम यहां लिखने वाले हैं कि या तो आप ऐसा करें दैट दिस इज 0.4 डेल्टा ओ पर इलेक्ट्रॉन. और हमने कहा था डेल्टा ओ इज इक्वल टू 10 dQ. So we should write this as, इसलिए उस वैल्यू को हम इस टर्म में क्या लिख सकते हैं इस, आई कैन राइट -4 dQ पर इलेक्ट्रॉन. दिस इज स्टैंडर्ड फॉल. इस तरह से इंक्रीज इन एनर्जी इज 0.6 डेल्टा ओ पर इलेक्ट्रॉन, दैट इज इंक्रीज. Or I can say this is 6 dQ per electron. Am I right? So if we find it out from here, 6 into, हाँ जी बोलो, 6 into minus 0.4, that is minus 2.4 delta O. Or I should say this is 24 dQ in माइनस. एक ही बात है. और ऊपर अगर हम देखें तो यहां आ जाएगा +6 into 1, दैट इज 6 dQ plus. Yes, no? Or I should say 0.6 into 1, that is 0.6 delta O. Is it okay? और अगर मैं यहां से उसकी CFSC निकालता हूं, so the overall CFSC of this configuration, this will be equal to, yes, -24 और +6 कितना हो गया, -18 dQ. Yes, no? Or I should say -1.8 delta O. In the same manner, you find it out over here. सेम तरीके से नीचे वाले में निकालें. सिर्फ फर्क कहां पड़ा कि ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए आप डायरेक्टली भी उस बात को लिख सकते हो अगर आप समझ पा रहे हो तो. इसका मतलब हुआ कोबाल्ट 3 इज, यस, कोबाल्ट 3 इज 3d6. 3d6 जब तक लिगेंड नहीं आया है तब तक ऐसा है. Am I right? जैसे ही लिगेंड आया, लिगेंड ने उसकी स्प्लिटिंग की, और स्प्लिटिंग कैसी है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह. D6 according to Hund's rule will be applicable to 3 orbitals. So this is a symmetric configuration, and that configuration is T2Z6. Yes or no? It means from here, in the same manner, we can find it out that CFSC will be equal to either -0.4 into 6, yes, no, plus 0 into plus 0.6. ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है. It means this will comes out to be -2.4 delta O, or -24 dQ. Yes or no? And from this,
it is very much clear that CFSC of, yes, cobalt 3 is, cobalt 3 from here seems to be more stable than cobalt 2, क्योंकि CFSC एनर्जी कम होने का मतलब है स्टेबिलिटी ज्यादा होना। तो ये जितने भी आपने कॉम्प्लेक्सेस दोनों का कंपैरिजन किया, यहां दोनों का लीगेंड सेम था, इसलिए दोनों में जो CFSC की स्प्लिटिंग थी वो तो सेम थी, पर जो वहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो डिफरेंट थे। इज इट ओके नाउ? अब आप किसी भी इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन जिसमें दोनों में आपको बोल दिया गया कि आप जो है किसी भी D5 कॉन्फ़िगरेशन की CFSC निकालें, अगर वो D5 स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड, चलिए निकालिए। ही इज सेइंग D6 configuration is there, weak ligand and strong ligand. In both cases, find out the CFSC. So this is D6, this is D6. The line from where the two are separated is called very center. If CFSC is low means, मैंने कहा कि पेयर करने के लिए बड़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, बेटा थोड़ा उधर होंगे, am I right? और अगर CFSC हाई है तो पेयर करने के लिए कोई भी एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। यस और नो? इसका मतलब अगर वो D6 कॉन्फ़िगरेशन है और उस D6 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें मेटल का बिहेवियर पहले देखना है, जब लिगेंड नहीं आया था तो वो बिहेवियर ऐसा है। यस नो? डिक्रीज कितना? -0.4 डेल्टा O पर इलेक्ट्रॉन। इंक्रीज कितना? +0.6 डेल्टा O पर इलेक्ट्रॉन। और अगर वो कॉन्फ़िगरेशन 6 है और लिगेंड स्ट्रांग है, इसका मतलब Hund's rule will be applicable only for 3 orbitals. Yes or no? And now the CFSC directly we can write is -2.4 delta O, or we can write is -24 D cube. Yes or no? अगर वही D6 कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास मेटल में है तो ऐसा बिहेवियर होगा। और मैंने कहा कि शेर नहीं, अगर वो गिद्दड़ हुआ तो फिर डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है, का मतलब हुआ द हंट्स रूल विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द 5D orbitals. Yes or no? Because the difference in energy is not very high. It means here where the configuration was T2Z6, now the configuration is T2Z3 and EZ2, or T2Z4। 6 भरने थे हमने, 5 हो गए हैं, एक और डाल दो, यहां आ गया 6, सो आ गया T2Z4 and EZ2. So it is T2Z4 and EZ2. From where we can find out the CFSC? T2Z4 में आ गया हमारे पास 4 into -0.4 is -1.6 delta O, and from EZ2 we can say CFSC is equal to +1.2 और +1.2 से आप देख लें कि +1.2 और -1.6 कितना हो गया। It means the overall CFSC will be so CFSC overall is -0.4 delta O, or it is
4dq in minus. Am I right? Which clearly gave indication that यहां पे -24dq है और यहां पे -4dq है. पिछले क्लास में हमने कहा the d6 complexes try to be low spin complexes. They will be stable when it will be the configuration T2Z6. Am I right? So this is how we calculate the CFSE. Now this is the order which will decide कि ligand कौन सा strong है. अब आप इसकी बात कह रहे होंगे कि ये CO, जबकि हमने कहा CFSE की लिमिटेशंस क्या हैं. CFSE की लिमिटेशन ये है कि उसने कहा कि वहाँ पॉइंट चार्जेस हैं, तो पॉइंट चार्जेस हैं तो भाई जो नेगेटिव लीगेंड थे उनकी रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होनी चाहिए थी. इसलिए जो सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग होनी चाहिए थी वो किसी नेगेटिव लीगेंड में होनी चाहिए थी. पर ये तो कौन है, ये तो न्यूट्रल लीगेंड है, हु इज ऑन द टॉप. तो वो पूछता है कि ऐसा क्यों होता है. इसके लिए हमारे पास है साइनर्जिक बॉन्डिंग. साइनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है, हम क्या देखते हैं कि जो CO है उसकी अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन देखें, जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करते थे तो वो जो CO है उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आता था और उसके कुछ ऑर्बिटल फुल होते थे, तो जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो खाली भी होते थे. और जो मेटल है, मेटल के सारे d ऑर्बिटल फुल थोड़ी ना है, उसके भी कुछ खाली है. इसका मतलब हुआ कि लीगेंड मेटल को देता है और मेटल लीगेंड को देती है. मतलब ये लीगेंड क्यों सबसे टॉप में रहे, क्योंकि दे आर, मैं डिटेल में लूंगा आगे, दे आर पाई एसिड लीगेंड. CO को क्या कहूं, पाई एसिड. पाई एसिड अगर समझ नहीं आ रहा है तो मैं कहूंगा कि ये पाई एक्सेप्टर है. मतलब पाई बॉन्ड के थ्रू इसको मेटल इलेक्ट्रॉन देती है. कैसे देती है हम करेंगे इसको. इस वजह से वो CO की स्प्लिटिंग जो है सबसे हाईएस्ट है, इसके बावजूद के इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है. फिर वो कहता है कि जैसे हमारे पास MnO4 नेगेटिव है, ठीक हो गया. वो कहता है कि MnO4 नेगेटिव में नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसकी स्प्लिटिंग तो काफी हाई रही होगी. तो देखा गया कि MnO4 नेगेटिव सामने दिया ही नहीं है, इसका मतलब हुआ कि उसकी स्प्लिटिंग बहुत कम होती होगी. अब पूछा गया कि ऐसा क्यों. अभी किसने किसको इलेक्ट्रॉन दिया था, मेटल ने लीगेंड को और लीगेंड ने मेटल को. एम आई राइट. अब क्या हुआ कि MnO4 नेगेटिव में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7. उसके पास तो D में है ही नहीं, इसलिए लीगेंड कौन, ऑक्साइड ने मेटल को दिया. जब लीगेंड मेटल को दे रहा है तो बाहर के साथ उसकी रिपल्सिव फोर्सेस कम है, तो कहता उस इंट्रैक्शन की वजह से उसका डेल्टा O क्या होता है, द वन हु इज ऑन द टॉप इट्स CFS इज वेरी हाई, मतलब जो गैप है वो बहुत हाई है. तो कहता जो MnO4 नेगेटिव टाइप कम्प्लेक्सेस होते हैं, Cr2O7 टाइप कम्प्लेक्सेस होते हैं, इन कम्प्लेक्सेस में हम क्या कह रहे हैं कि भाई जो लीगेंड है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और उसी वजह से वहां पे जो है CFSE का मैग्नीट्यूड कम हो गया. एम आई राइट. जबकि हम ये कह रहे हैं कि पाई एसिड लिगेंड में साइनर्जिक बॉन्डिंग होती है और उस साइनर्जिक बॉन्डिंग से इंट्रैक्शन इस तरह से हो जाती है कि डेल्टा O बढ़ जाता है. अब अगर हम आगे चलें, वी डिड, PDF आ जाएगी, वी डिड, ये सब हम कर चुके हैं. अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कर चुके हैं, ये अभी हमने किया.
हमने किया कि D8, D9, D10 कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनमें आप देखो तो चाहे वो लिगेंड वीक है चाहे लिगेंड स्ट्रांग है, किस किस में, D8, D9, D10, कौन कौन, ऑक्टाहेड्रल। हम किसकी बात कर रहे हैं, ये ऑक्टाहेड्रल की। पर D7 और उससे नीचे वालों में अप टू D4 फिर से फर्क नहीं, कहां नहीं पड़ेगा फिर से फर्क, D1, ये देखो यहां D1, D2, D3, चाहे वो जितना मर्जी स्ट्रांग लिगेंड क्यों ना हो, वो ऑक्टाहेड्रल में इनको अफेक्ट नहीं कर सकता। पर आप सोचो D3 को टेट्राहेड्रल में तो अफेक्ट कर सकते हैं, पर हमने कहा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर होगी बात। अब हम पहुंचते हैं अगले पड़ाव में कि जिसमें हमने बोला कि जो कॉम्प्लेक्स है उनकी स्टेबिलिटी किन बातों पर डिपेंड करती होगी। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से सुने। जितनी सेंट्रल आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अब जो लिगेंड जितना बेसिक होगा और जो सेंटर में मेटल आयन है उसके ऊपर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना उसका साइज छोटा होगा, उतना वो स्ट्रांग लुईस एसिड होगा, उतनी उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। का मतलब हुआ कि जो डोनेट कर रहा है वो कितने बेसिक है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कैसे होगी। अभी मैंने एक बात बोली कि जिस हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल more the complex, more stable the complex is. CO3 positive ion is more than CO2 positive ion. अभी अभी जो आपने CFSE निकाली वही सिर्फ एक फैक्टर नहीं है स्टेबिलिटी होने के लिए, और भी फैक्टर्स हैं। आप यहां क्या कह रहे हो, द चार्ज डेंसिटी ऑफ CO3 पॉजिटिव इज मोर। CO3 पॉजिटिव कौन हुआ, D6 और CO2 पॉजिटिव कौन हुआ, D7। ये बताओ कि D6 की हाई स्पिन में ज्यादा CFSE थी, कौन ज्यादा स्टेबल था, D6 था या D7, D6 था। तो यहां पर वो चीज उसको सपोर्ट कर रही है कि चार्ज डेंसिटी ऑफ CO3 पॉजिटिव इज मोर देन CO2 पॉजिटिव, हेंस हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 इज मोर स्टेबल देन हेक्साअमीन कोबाल्ट 2। अमोनिया विद कोबाल्ट इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। Who is more stable out of FeCN6 3 negative and FeCN6 4 negative? ये कौन है, Fe3, ये कौन है, Fe2। So out of these two, the one who will have the higher oxidation state is more stable. Clear हो गया या नहीं? अब हम देखेंगे साइन और अमीन कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल देन दोज फॉर्म्ड बाय द हैलाइड आयन। अब हैलाइड आयन कैसा लिगेंड है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट अमोनिया एंड CN नेगेटिव आर द स्ट्रॉन्ग लुईस बेसिस। हमने कहा जब पॉइंट चार्जेस हैं तो रिपल्सिव फोर्सेस वहां ज्यादा होंगी। अब आप ध्यान दें यहां कि कॉम्प्लेक्सेस ऑफ बाइवेलेंट कैटायन 3D सीरीज शो द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। Mn2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव, Ni2 पॉजिटिव, Cu2। अगर हम इसके आयनिक साइज को देखें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो दैट रेडियस, आयनिक रेडियस इज डिक्रीजिंग। और अगर आयनिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स
इंक्रीज कर रही है, दिस इज कॉल्ड इरविंग विलियम ऑर्डर. मीन्स while going from manganese to ferrous to cobalt to nickel to copper in two positive oxidation state, the ionic radius is decreasing and hence the stability of the complex is increasing, and this is Irving William order. Chelating ligand form more stable complex, अभी समझाऊंगा. Chelating ligand form more stable complex as compared to monodentate ligand and macrocyclic इफेक्ट जो लीगेंड शो करते हैं मैक्रोसाइक्लिक. मतलब चिलेट लीगेंड तो कौन हुआ, इन भी चिलेट है, पर एट ए टाइम कितनी साइड से, 2 साइड से, तो वो जो रिंग बनाता है वो इतनी से रिंग होगी. मैं कह रहा हूं मैक्रोसाइक्लिक लीगेंड मतलब एक ऐसा लीगेंड है जिसकी डेंसिटी बहुत हाई है और वो सेंट्रल मेटल को ऐसे सराउंड कर रहा है कि उसके साथ एक साइकिल बना रहा है. इसकी तरफ मैं आ रहा हूं. हमारे पास अभी हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा. स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर आप देखेंगे तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको बोला गया कि इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें. आप देखेंगे कि सब में क्रोमियम है, सब में क्रोमियम है, तो आप सिर्फ किसको देखो, लिगेंड को देखो. यहां कौन है, अमोनिया. यहां कौन है, इन एंड अमोनिया. यहां कौन है, इन एंड अमोनिया. और यहां कौन है, इन ही इन है. अगर आप इसको देखोगे तो आप पाओगे कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो बता रही है कि इन जहां ज्यादा होगा क्योंकि वो चिलेटिंग लिगेंड है, वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. और वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी मतलब वहां CFSE ज्यादा होगी. और वहां CFSE ज्यादा होने का मतलब हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन, अब सुनो कि क्यों CFSE ने यह समझाया कि कलर कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं. ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से हायर एनर्जी D में जंप कर जाता है. मैं आपको NCERT के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूं. जितना लिगेंड स्ट्रांग होगा, जितना लिगेंड स्ट्रांग होगा CFSE उतनी ज्यादा होगी और उसको यहां से ऊपर पहुंचने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी. किसकी बात कर रहे हैं हम, वाई दे फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस. ऐसा कहा जाता है कि अगर वो डायमैग्नेटिक है वो कलरलेस है, अगर वो पैरामैग्नेटिक है तो वो कलर्ड है. क्यों, क्योंकि जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो चाहता है कि उसको स्टेबिलिटी मिले, इसलिए जब उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो इसको एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिससे वो एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है इलेक्ट्रॉन. और एक्साइटेड स्टेट का जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम है. कितना कम है, 10 raised to the power -8 to 10 raised to the power -7 सेकेंड. मतलब इसके बाद वो वापस आ जाएगा कहां, ग्राउंड स्टेट में. और जो ऊपर जाते हुए उसने एनर्जी ली थी वो एनर्जी वो बाहर फेंकता है. इसका मतलब हुआ, आपने कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगना चाहिए. इसका मतलब हुआ एनर्जी वी नो इज h न्यू एंड न्यू वी नो इज c by lambda. इट मींस वी शुड से दैट वो कॉम्प्लेक्स का लिगेंड जितना स्ट्रांग होगा CFSE उतनी उसको यहां से ऊपर जंप मारने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए. तो जब वो नीचे आएगा तो बाहर ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा. ज्यादा एनर्जी मींस you will be able to see the color of lower wavelength. This is question in your NCERT. Am I right? In the same manner as we are doing here, हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स की हमने स्टेबिलिटी देखी कि भाई देखो 6 के 6 लिगेंड अमोनिया थे, ये तो थोड़ा कम है. इन 1 आया, स्टेबिलिटी बढ़ गई. इन 2 आए, स्टेबिलिटी बढ़ गई. इन 3 आए, स्टेबिलिटी बढ़ गई. का मतलब हुआ अब आपको यह समझाना है वाई द चिलेटिंग
ligand give more stable complexes. Write down the reason why the complexes formed by chelating ligand are more stable. मैं इसको थर्मोडायनेमिक्स लगा रहा हूं का मतलब ध्यान दें, मेरे पास है CO NH3 होल 6 3 पॉजिटिव. ये कौन है जी? हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 आयन. मैंने कहा था दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं. एक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं लेवाइल, एक होते हैं इनर्ट. लेवाइल का मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स किसी तरह की कोई रिएक्शन दे सकते हो, मतलब जैसे किसी ने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई. वो कॉम्प्लेक्सेस जिनमें कोई रिएक्शन नहीं होती उनको हम कहते हैं कि वो इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं. अब आप जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखोगे तो जो ईन है उसका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ओहदा थोड़ा ऊपर है. इसका मतलब अगर एक छोटे मोटे बिजनेसमैन को अंबानी ये कहे कि भाई मैं तेरे साथ बिजनेस करने को तैयार हूं, तो बोलेगा जल्दी आओ. का मतलब हुआ अगर अमोनिया में, सुन लेना, कोई मोनोडेंटेट लिगेंड, यहीं से करते हैं हम ताकि आपको ज्यादा समझ में आए कि अगर हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया से ऊपर लिगेंड है ईन, अमोनिया से नीचे कौन है? वाटर. इट मींस अमोनिया कभी भी अपने आप को, अमोनिया में डोनर एटम कौन है? N, जिसकी डोनेशन O से ज्यादा है. am I right? इसलिए जितने भी लीगेंड, अभी और बता रहा हूं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के लिए क्या चाहिए. इसका मतलब N इज अ गुड इलेक्ट्रॉन डोनर देन O. इट मींस अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग लीगेंड देन वाटर. क्या एक आदमी जिसका बिजनेस ठीक चल रहा हो उसको एक भिखारी कहे भाई मैं तेरे साथ बिजनेस करना चाहता हूं, क्या वो तैयार हो जाएगा? इसका मतलब अगर मैं उस कॉम्प्लेक्स में वाटर डालता हूं तो अमोनिया बोलेगा नहीं भाई तेरे साथ नहीं. ईन डालता हूं, ही इज ऑलवेज रेडी. का मतलब हुआ कि अगर हम यहां पर कोई मोनोडेंटेट लिगेंड डालते हैं जो अमोनिया से स्ट्रांग है, समझ में आ गई बात? तो देखते हैं कि क्या बिहेवियर हुआ. मैं कंपेयर कर रहा हूं कि क्यों चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा स्टेबल होते हैं. जब आपने इसमें वो लिगेंड डाला जो अमोनिया से थोड़ा स्ट्रांग है, पर वो लिगेंड कैसा है? मोनोडेंटेट. एम आई राइट? वो लिगेंड अगर मोनोडेंटेट है, वो तैयार तो हो गया, उसने उस अमोनिया को बाहर फेंक दिया, वो लिगेंड भी न्यूट्रल है, अमोनिया की तरह ही है, और अमोनिया चला गया बाहर. इसका मतलब इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा रहा होगा, तभी सब्स्टिट्यूशन हुई. आपके एनसीईआरटी में दो बातें दी है, वन इज स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड वन इज इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट. अगर एक कॉम्प्लेक्स टूटता है सो दैट इज इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, और अगर स्टेबिलिटी कांस्टेंट लें तो उसका इनवर्स हुआ स्टेबिलिटी कांस्टेंट. इसका मतलब हुआ आप यहां देखें, आपके पास यहां कितने मोल थे भाई? 7 मोल थे. ठीक है जी. आपके पास यहां कितने मोल्स हैं? 7 मोल्स हैं. आपने थर्मोडायनेमिक्स में एक इक्वेशन पढ़ी और वो इक्वेशन थी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. जब ये कॉम्प्लेक्स ऐसा था तो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की एंट्रोपी कितने मोल की वजह से रही होगी? 7 की वजह से. जब ये प्रोडक्ट बना तो उसकी एंट्रोपी कितने मोल की वजह से रही होगी? 7 की वजह से. इसका मतलब ये टी डेल्टा एस में कोई फर्क आ नहीं रहा है. कब? व्हेन मोनोडेंटेट विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय मोनोडेंटेट. आपने क्या किया? इस कॉम्प्लेक्स को ले लिया कि भाई आया, तेरे पास एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है. वो फटाफट आया. बोलो, अंबानी जी कह रहे हैं बिजनेस करोगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे. इसका मतलब क्या हुआ कि एक बायडेंटेट लिगेंड विथ मोर स्ट्रेंथ इज रेडी टू फॉर्म बॉन्ड. इसका मतलब उसने अपने अमोनिया को
फेंकते हुए ये भी नहीं पूछा कि भाई तेरा हाल कैसा है, क्योंकि उसको क्या मिल गई, बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई। बेटर अपॉर्चुनिटी मिली, बाहर कितने अमोनिया चले गए, 6 अमोनिया चले गए। अब ये बताओ कि यहां एंट्रोपी पहले कितने मोल की वजह से थी, 4 की वजह से, अब कितने मोल की वजह से हो गई भाई, 7 की वजह से। इसका मतलब ये डेल्टा एस क्या हो गया जी, बढ़ गया। बढ़ गया मतलब इसका डेल्टा जी, अगर ये स्टेबल था, इसका डेल्टा जी नेगेटिव था, हम कहेंगे ये लेस नेगेटिव रहा होगा, क्योंकि अब उसके साथ कौन लिगेंड आ गया भाई, एक चिलेटिंग लिगेंड आ गया। हम कहेंगे इसका डेल्टा एच अब भी नेगेटिव है, बट मोर नेगेटिव है, which proves that the complexes formed by chelating ligand are more stable than the complexes formed by monodentate ligand. Am I right? अब आप इस पॉइंट को करने के बाद आप पहुंचे यहां, तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, अभी बात बताया ना मैंने आपको, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में कहता कुछ ट्रेंड्स हैं जो हमेशा काम करते हैं। क्या, कि कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल किसी हैलाइड के साथ जो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड है वो देगी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि वो इसके साथ ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर देगी। बट फॉर हाईली पोलराइजिंग सॉफ्ट एसिड मेटल आयंस जो मर्क्यूरिक है, उसमें ये ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। क्या है कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के लिए कुछ कंडीशंस है जो आपको ध्यान रखनी होगी, और वो कहता है कि द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हार्ड एसिड्स शो अ ग्रेटर टेंडेंसी फॉर फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस विद हार्ड लिगेंड्स सच एज फ्लोराइड एंड ऑक्साइड्स। यहां पर कुछ दिया गया है, कुछ कॉम्प्लेक्सेस को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लास ए एक्सेप्टर, क्लास बी एक्सेप्टर और क्लास सी एक्सेप्टर। ये क्या होते हैं, ध्यान दें यहां, ये था वो जो इरविंग विलियम ऑर्डर था। कहता ये जो क्लास ए एक्सेप्टर है, अगर आप देखें ग्रुप 1 एंड 2 ऑफ, ग्रुप 1 और 2 में है ना, रेड से देख रहे हो, क्लास ए एक्सेप्टर, ग्रुप 1 and 2 of the early member of transition series, that is group 3 to 6 of inner transition element, they form stable complexes with the ligand NOF। ये इनको कहते हैं क्लास ए एक्सेप्टर। सी होता है जो बॉर्डर में होता है। क्लास बी एक्सेप्टर आर ट्रांजिशन मेटल मोस्टली आफ्टर 6 विच हैव रिलेटिवली फील्ड डी, जिनका डी थोड़ा भरा हुआ हो, उनमें जो है द लीगेंड अदर देन, उसी फैमिली के लीगेंड, बट कौन, अदर देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन will form the stable complexes। का मतलब हुआ आप फ्लोरीन को छोड़ दो, नाइट्रोजन को छोड़ दो, ऑक्सीजन को छोड़ दो, उसके अलावा कोई एलिमेंट ले लो। ठीक हो गई बात। अब हम बात करते हैं, कलर की बात हो गई, ये आपकी बुक में कलर स्पेक्ट्रा दिया हुआ है, वो हमने बता दिया कि कलर आप कैसे करोगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि जो CFSC का मैग्नीट्यूड है उसको कौन अफेक्ट करता है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट वन, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल स्प्लिटिंग, जो डेल्टा O है उसके मैग्नीट्यूड को कौन अफेक्ट करता है। मैंने कहा कि अभी अभी बात हुई, द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, सुन लो CO2 पॉजिटिव, ठीक है, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव के डी में कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, 7 के बारे में सोचो तो एक इलेक्ट्रॉन इजी में है। जितना इलेक्ट्रॉन इजी में होंगे उतना CFSC नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। नहीं समझे? देखो 6 नीचे है, तो 6 नीचे है तो आ गया -2.4 और 1 ऊपर है
प्लस 0.6, वैल्यू कितनी आई? -1.8। अगर मैं इस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा दूं तो इसी में इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, मतलब जो आप प्लस ऐड कर रहे हो खत्म हो जाएगा। तो मुझे बताओ कि अगर डी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तब CFSE ज्यादा आई, या कम हो तब CFSE ज्यादा आई? जब कम हो तब ज्यादा आई। CFSE ज्यादा का मतलब हुआ माइनस की वैल्यू उसकी, और जितनी हो ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी। तो यहां वही पॉइंट मैंने लिखा है कि अगर आप उस CFSE की बात करें, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल, लार्जर द वैल्यू ऑफ डेल्टा O। बोलो ठीक हो गया। दूसरा वो कहता है जब हम 3D से 4D से 5D गए, कहां? नीचे। जैसे जैसे आप 3D से 4D से 5D जाते हो, द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा O इंक्रीजेस। मतलब एक सेम कॉम्प्लेक्स है जो 3D मेटल ने बनाया, हमारा राइट, सेम ही कॉम्प्लेक्स 4D ने बनाया, लिगेंड सेम था, और सेम 5D ने बनाया। सो व्हाइल मूविंग फ्रॉम 3D to 4D to 5D, the stability of the complex in 5D will be more than 4D, which is more than 3D। और आपने जो कर लिया कि CFSE का मैग्नीट्यूड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है तो उसकी जो CFSE होगी, ऑक्टाहेड्रल की CFSE इज 9/4 टाइम्स द CFSE ऑफ, it means tetrahedral geometry having low value of CFSE means the tetrahedral complexes are mainly high spin complexes। वो तो कैलकुलेशन है, हम तो कंपैरिजन कर रहे हैं ना। अगर आप उसकी वैल्यू लोगे तो उसकी 4/9 वो भी माइनस में ही आएगी, इसकी 9/4 माइनस में आएगी। का मतलब कंपैरिजन जब आप करोगे साइन वही रहेगा, 9/4 टाइम्स दैट ऑफ डेल्टा टी। नेचर ऑफ लिगेंड बताओ, अगर लिगेंड स्ट्रांग हुआ तो CFSE हाई होगी, सारे के सारे नीचे आ रहे हैं तो T2Z में आ रहे हैं, T2Z में आ रहे हैं तो माइनस ज्यादा डोमिनेट करेगा। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ। अब हम बात कर रहे थे इसकी, अभी ये कौन है? ये है मेटल कार्बोनाइल। मैं ये कहता हूं कि जो हमारे पास CO बॉन्ड है, जब तक उसने मेटल के साथ बॉन्ड नहीं बनाया था, वो कैसा बॉन्ड था? वो ट्रिपल बॉन्ड था भाई, हमारा राइट। और जब वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाया तो C ने अपने फील्ड से मेटल के एम्प्टी को इलेक्ट्रॉन दे दिए, अपने फील्ड से मेटल के एम्प्टी को इलेक्ट्रॉन दे दिए। और कहां से दिए? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल से। और जो मेटल था, अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन फुल्ली हुए, उस जिन ऑर्बिटल में उनके पास इलेक्ट्रॉन हैं, वो वहां से अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो इसके एंटी बॉन्डिंग एम्प्टी हैं उसमें दे देता है। इसका मतलब दिस रिलेशनशिप इज सिमिलर टू द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। पढ़ते हो ना आप कि उसको शेल्टर दे दिया और बोला भाई तू मेरे लिए खाना बनाता रहे। यहां मेटल ने कहा तू मुझे देती रहे मेरे एम्प्टी में, मैं तुझे देता रहता हूं तेरे एंटी बॉन्डिंग में। जिससे क्या हो गया कि जो M डब ट्रिपल बॉन्ड C था ना O और C के बीच में, अब वो क्या हो गया? वो ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहा। इसमें सिग्मा कौन बना रहा है? यहां से यहां सिग्मा बना रहा है थ्रू फ्रॉम द फुली फिल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड टू द एम्प्टी D। वो कौन सा बॉन्ड आ गया? सिग्मा बॉन्ड। और पाई कौन सा हो गया? पाई कौन सा हो गया? जब उसने उसके एंटी बॉन्डिंग खाली में
इलेक्ट्रॉन डाले किसने, मेटल ने, तो यहां मेटल टू लिगेंड, लिगेंड क्या कर रहा है, एक्सेप्ट, दैट इज पाई एसिड लिगेंड, दैट इज पाई एक्सेप्ट लिगेंड, एम आई राइट। और इस वजह से उसकी जो मेटल कार्बोनाइल है उसका जो CFSE का मैग्नीट्यूड है वो बहुत हाई होता है, बिकॉज सच इंटरेक्शन इंक्रीज द डेल्टा O, एम आई राइट। सो डेल्टा O विल इंक्रीज बाय दिस फैक्टर। सो हमने यहां देखा कि क्या हुआ, MC बॉन्ड को क्या हुआ, MC बॉन्ड लेंथ, CO बॉन्ड और जो CO पाई बैक बॉन्डिंग, जिससे क्या हुआ, मैं आपको बताऊं कि अगर इस CO का एग्जैक्ट बॉन्ड लेंथ देखी जाए बॉन्ड बनाने से पहले, तो वो बॉन्ड लेंथ होती है कोई 1.128 एंगस्ट्रॉन्ग के आसपास, एम आई राइट। और यहां वो बॉन्ड लेंथ अब बढ़ गई, CO बॉन्ड लेंथ, और CO बॉन्ड लेंथ पहले कितनी थी, 1.128, अब कहते वो बॉन्ड लेंथ हो जाती है 1.15, अगर वो पहले थी, अगर वो 1.28 पहले थी, अब कितनी हो गई, 1.15 एंगस्ट्रॉन्ग। इट मींस ड्यू टू साइनर्जिक बॉन्डिंग there is increase in carbon oxygen bond length, सुन लिया, and there is a decrease in metal carbon bond length। हम सोच रहे थे सिंगल बॉन्ड है, पर अब क्या है, वो डबल बॉन्ड है। ऐसा डाटा कहता है कि MC बॉन्ड लेंथ घट गई और CO बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, एंड दिस ऑल इज एट्रीब्यूटेड टू द, किसकी वजह से हुआ, दिस इज ड्यू टू साइनर्जिक बॉन्डिंग। समझ में आ गई बात। सो ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।